FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर एस पांडव, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी PGI चंडीगढ़। डॉक्टर पांडव, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं को और आपको दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। मेरी तरफ से भी आपको और सारे आपके श्रोताओं को शुभकामनाएं दिवाली की। आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि दिवाली में किस तरह आप अपनी आंखों को बचा के रखें, और संबंधित और भी आपकी कोई आंखों के बारे में जानकारी है तो हम श्रोताओं से बात करेंगे और उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पटाखों पर पाबंदी लगा दी है और हम मान के चलते हैं कि लोग दिवाली पर पटाखे नहीं चलाएंगे, लेकिन फिर भी दिवाली पर दिए जलाना, रोशनी करना और पटाखे चलाना हमारे समाज में बहुत देर से चल रहा है और इस प्रथा को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो छुटपुट लोग फिर भी पटाखे चलाएंगे और उनसे किस तरह बचा जा सकता है और क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने सही कहा कि हालांकि इस पे ऊपर पाबंदी लगी है, लेकिन कुछ लोग पटाखे ज़रूर चलाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि एक कल्चर है तो उसमें कुछ तो होता है। उसमें यही है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि नहीं चलाने हैं तो नहीं चलाने चाहिए। ये पहली बात तो यही है। दूसरा ये है कि अक्सर ये देखा गया कि जो पटाखों से नुकसान भी होता है, वो दूसरा नुकसान भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। तो आज हम आँख की बात कर रहे हैं तो आँख में भी नुकसान हो सकता है, और ज़्यादातर जो होता है वो चोट लगने से होता है या बर्न्स कई बार हो जाते हैं, क्योंकि जब पटाखा में चलाते हैं तो उसमें अगर कोई जलता हुआ कोई चीज़ आँख में डल जाती है तो उससे थोड़ा उसमें बर्न हो सकता है। या फिर जो उसकी जो पटाखे की जो फोर्स होती है, तो पटाखों के अंदर कई बार उसमें जैसे कोई थोड़े से पत्थर, कांच या मिट्टी कई बार रहती है, तो वो उड़ के आँख के अंदर लगते हैं, तो उससे आँख के अंदर काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो उसमें यह है कि पटाखे से जब चलाएं तो दूर से चलाएं, बिल्कुल पास में देखें ना। एक नेचुरल एक टेंडेंसी होती है, एक स्वभाव होता है कि जब आप पटाखा चला रहे हो तो आप उसको बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि जला कि नहीं जला, है ना। फिर जैसे आग लगती है तो आप पीछे हटने की कोशिश करते हैं, तो उसके देखना नहीं है उसकी तरफ को, और दूर से चलाना है उसको। और कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी पटाखा चला रहा है वो तो थोड़ा सा ध्यान से चला रहा है, लेकिन जो साथ में लोग खड़े हैं, जिसको हम बाई स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो देखने वाले हैं, तमाशा देखने वाले, चोट उनको ज़्यादा लग जाती है। तो ये है कि तो दूर रहें, पटाखे की तरफ ना देखें, और बेहतर तो ये है कि वो चलाएं ही ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक श्रोता हमसे बात करना चाहते हैं, आइए उनसे बात करें। जी, हेलो जी, FM लाइफलाइन जी। हाँ जी, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद राम है जी। गोविंद राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? श्री अनंतपुर साहिब से जी। गोविंद राम जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरी उम्र 70 साल है जी। जी ये अगर प्राइवेट दिखाऊं तो कहते हैं कि लेंस डाल लो, फिर लेंस पवा लिए जी कि अभी कर पाना चाहिए लेंस? आपकी नज़र कम है? एनक से देखता हूँ जी। वैसे कम दिखता है आपको? वैसे अखबार नहीं पढ़ लेता, बाकी तो देखता है। देखिए, अगर आपको तो नज़र में प्रॉब्लम है, अगर कम दिखता है तो उन्होंने बताया होगा। लेंस डलवाने का मतलब है कि आपको सफ़ेद मोतिया की शिकायत होगी, जिसकी वजह से उन्होंने आपको सर्जरी के लिए बोला है। तो उसमें डलवाना या नहीं डलवाना है वो एक्चुअली वास्तव में आप पे डिपेंडेंट है। अगर आपको देखने में परेशानी है, आपका काम उससे फ़र्क पड़ता है आपके रूटीन ज़िंदगी में, तो करवाना चाहिए। चश्मे से तो चल रहा है जी अभी। हाँ, अगर चल रहा है, अगर आपको लगता है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इंतज़ार भी कर सकते हैं। इसमें कोई इमरजेंसी नहीं मुझे लगती, लेकिन अगर नज़र कम है और इसमें आप चाहते हैं कि आपकी नज़र अच्छी हो तो उसका वही एक सोल्यूशन रहेगा। सर, ऐसे है ना, बाद में जगह 73 का हो जाऊं तो नहीं, अभी नहीं पड़ेगा जी? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो लेंस एक बार डल गया वो तो फिर हमेशा के लिए रहेगा वो। और अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो अगर आप 1 साल बाद भी डालना चाहें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका जो सही क्या उसकी सिचुएशन है, वो जो आपको डॉक्टर जो देखते हैं वो उनसे कंसल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, और श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे बात करें। हेलो जी, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ जी, पंचकुला 4 सेक्टर से। मिसेस बेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी।
डॉक्टर साहब, मैं 71 इयर्स की हूँ। मेरे को जी। 31 साल से डायबिटीज है जी। और मेरे दोनों आंखों के कैटरेक्ट सर्जरी 2010-11 में हो गई थी। उसके बाद जब मैं डायबिटीज हुई थी तो मुझे साथ ही सीवियर आर्थराइटिस हो गया था। धीरे धीरे मैं बहुत ठीक होती गई, नहीं तो मैं चल भी नहीं पाती। तो कुछ क्रियाएं मैंने ऐसी की जो ज्यादा कर ली, उससे मुझे ग्लूकोमा हो गया और 8 साल तो मैं दवाई से चली। अब SLT हुए 6 साल हो गए, मेरी बिल्कुल ठीक है आंखें। मैं आपके थ्रू 1-2 मैसेज चाहती हूँ। जरूर। एक तो आप प्लीज सबको बोलिए कि आंखें जरूर दान करें। मैंने तो बॉडी दान की हुई है। वो तो बहुत अच्छी बात है। हमने फैमिली लेगेसी बना लिया कि ये दान सबसे बड़ा है। ये बहुत बढ़िया जी, आपका तो हाँ जी। विचार बहुत ही नेक लगते हैं मुझे, और ये सबको करना चाहिए। और डॉक्टर, मैं योग में हूँ 23 साल से। कभी तो मैं चल नहीं पाती थी, अब 17 साल से उसी क्लास की हेड हूँ। मैं लोगों को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि टीवी देख के या अपने आप से कोई योग प्राणायाम ना करें। देखिए, आपने तो खुद ही बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है, तो मैं तो उसी को रिपीट। मैंने बहुत तपस्या की है डॉक्टर साहब इसके लिए, नहीं तो मैं बेड पे थी बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जान के कि आपको बहुत फायदा हुआ है योगा से, और इसको बहुत डेफिनेटली। हाँ, मेरी बिल्कुल उनकी भी हुई है डॉक्टर साहब। बिल्कुल जी, ये तो हमारा अपना है, अपना हिंदुस्तानी, ये तो हमारे कल्चर में है और इसको बढ़ाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। नहीं, आपने लोगों ने, हमारे श्रोताओं ने आपका मैसेज भी सुना है, और मैं आपका जो मैसेज दे रहा हूँ उसको सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए जैसे आपने किया है। थैंक यू सो मच। हेलो सर जी, आपके बारे में जानकारी लेनी थी। हाँ जी, अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। संजय कुमार मनीमाजरे से बोल रहा हूँ। अपना प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न ये है, कुछ दिन से ना मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरी एज है 35 साल लगभग, तो मेरी नजर कमजोर सी महसूस हो रही है मुझे। वो नजदीक के लिए या दूर के लिए, क्या लग रहा है आपको? नजदीक के लिए, जैसे मोबाइल में नंबर डायल करते तो थोड़ा दूर करके देखना पड़ता था, स्पष्ट दिखता है। फिर ये कई बार हो सकता है आपका छोटा नंबर हो। आमतौर पे तो नज़दीक का चश्मा है वो इतनी जल्दी नहीं लगता है, वो 40-45 साल की उम्र में तो सबको लगाना पड़ता है। आपका उम्र थोड़ा सा कम है तो इसलिए थोड़ा सा रूटीन नहीं है, लेकिन हो जाता है कई बार ऐसा। तो उसका तरीका तो ये है कि थोड़ा चश्मे की जांच करवाएं आप, और उससे आपको जांच तो मैं अक्सर कराते रहता हूँ, लेकिन मुझे यही बात में डॉक्टर बोल देते हैं कि अभी जरूरत नहीं है, अभी ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कमजोर है आंखें। नहीं, अगर उन्होंने जांच करके देखा है आपको तो फिर आते हैं उन्हीं की सलाह पे चलना चाहिए आपको। लेकिन अगर मुझे ही ऐसा लग रहा है कि फिर मैं क्या करूँ? अपने आप से क्या एहतियात रख सकते हैं? अपने आप से अच्छा, आपकी एक जो दिनचर्या है वो अच्छी करें आप। अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं तो कई बार उससे भी जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि हम अगर सारा दिन मोबाइल फ़ोन पे रहेंगे या उसमें रहेंगे तो भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। तो हो सकता है वो भी एक कारण रहा हो। अपनी अच्छी डाइट हो, सैर करें और खाने वाने का ध्यान रखें, उसमें हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट रखें। संजय जी, मेरा आपको एक सुझाव है, अगर आपको लगता है कि आपकी आंख कमज़ोर है, देखने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप कृपया किसी भी आंखों के डॉक्टर को दिखाइए और जैसा वो कहते हैं आगे उसको आप उसका पालन कीजिए। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ने हमारे से पूछा था ग्लूकोमा के बारे में, तो क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन काला मोतिया ग्लूकोमा है तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं और क्या इलाज संभव है। तो जो काला मोतिया है ये, इसमें 1-2 चीज़ें होती हैं कि एक तो ये बिल्कुल साइलेंट डिजीज़ होती है, तो काला मोतिया के कोई लक्षण नहीं होते, तो इसलिए जिनको काला मोतिया होता है उनको पता नहीं चलता कि उनके काला मोतिया है, और जब तक पता चलता तब तो एक्चुअली काफ़ी देर बाद पता चलता है। और आम तौर पे ये देखा गया है कि काला मोतिया 40-45 ईयर्स के आसपास ये शुरू होता है या उसके बाद शुरू होता है। तो उस टाइम पे एक आँखों का पूरा चेकअप बहुत ज़रूरी है ताकि काले मोतिया का पता चल जाए। और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत जो है वो जागरूक रहने की है। इसमें पता होना चाहिए कि काला मोतिया कोई चीज़ होती है और उसके लिए आँखों का रेगुलर चेकअप करवाना है। पेशेंट को अपने आप में कई बार इसका पता नहीं चलता है, तो आँखों का चेकअप 40-45 उम्र के आसपास बहुत ज़रूरी है, और पूरा चेकअप। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, ऑप्टिशियन के पास जाएंगे और नज़दीक का चश्मा बना लेते हैं, तो हमें लगता है कि आँखों का चेकअप हो गया, नज़र ठीक हो गई। लेकिन ये सिर्फ चश्मे की प्रॉब्लम नहीं होती है। काला मोतिया जो होता है वो आँख के भीतर होता है वो, तो उसको एक पूरा जब तक मुआयना का नहीं होगा, चेकअप नहीं होगा, उसका पता नहीं चलता है। तो इसलिए आँखों का एक अच्छा चेकअप बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक आम इंसान को, जैसे मुझे
क्या लक्षण होंगे कि मुझे लगे कि हाँ काला मोतिया हो सकता? 90% चांसेस होंगे कि आपको नहीं पता चलेगा। बहुत कम लोग होते हैं या बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कुछ लक्षण होते हैं, और उसमें ये होता है कि कई बार बार सिरदर्दी होती है, आंखों में दर्द होती है, और शाम के वक्त खासकर आंख की जो नज़र है वो थोड़ा डिम हो जाती है, और अगर आप किसी जलती हुई लाइट की तरफ को देखेंगे, बल्ब की तरफ को देखेंगे, तो आपको इंद्रधनुष जैसे आपको उसके रंगदार सर्कल नज़र आएंगे। लेकिन ये बहुत कम लोगों में होता है। बाय एंड लार्ज जो मेजॉरिटी लोग हैं 90%, उनमें कोई भी सिम्टम नहीं होगा। उनको पता तब चलेगा जब इसका जो आपकी जो नज़र का जो दायरा होता है, जो काला मोतिया में क्या होता है कि जो सेंटर वाली नज़र है वो तो ठीक रहती है, जो पढ़ने लिखने की नज़र है वो ठीक रहती है, लेकिन जो नज़र का जो दायरा होता है, जो बाहर वाली नज़र है, वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। और जब वो बहुत ही सिकुड़ के बिल्कुल सेंटर के पास आ जाती है, फिर आपको चलने फिरने में, नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे आप रूम में जा रहे हैं और साथ में कुर्सी पड़ी है, तो आप उससे टकरा जाएंगे और आपको लगेगा कि अच्छा ये तो मैंने देखी नहीं। तो पर वो बहुत देर की बात होती है, और उससे पहले की जो स्टेजेस हैं वो ज़्यादातर उसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं और पता नहीं चलता उस चीज़ से। तो इसका मतलब तकरीबन 45 साल के बाद जी कितने समय बाद चेकअप करवाते रहना चाहिए? 40-45 के बाद एक अच्छा चेकअप करना चाहिए। अगर उसमें बिल्कुल नॉर्मल है और कोई रिस्क नहीं है काले मोतिये का, तो उसमें काले मोतिये के जो बाकी रिस्क होते हैं, जैसे किसी को परिवार में किसी को काला मोतिया हुआ है, या आँख में किसी के कोई चोट वगैरह लगी हो, या जिनके नंबर आँख का होता है जैसे मायोपिया जिनको होता है, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो हर साल एक बार चेकअप ज़रूरी है। और अगर बिल्कुल ही नॉर्मल जैसे कोई रिस्क भी नहीं है तो कम से कम 2 साल में चेकअप होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई काला मोतिया की। अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जी। हेलो। नमस्कार जी। अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रामस्वरूप बोल रहा हूँ जी, खरड़ से। हाँ जी रामस्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ है जी, उनकी उम्र हो गई 60 साल के करीब जी। अब ना उनका घुटनों का ऑपरेशन कराया था जी। उसके बाद में ना वो बोलते हैं अभी जब सामने के देखते हैं 4-4, 6-6 दिखाई देती है लाइट वगैरह कोई भी। ठीक है, तो इसमें हो सकता है इसका घुटने के ऑपरेशन से एज सच कोई सीधा संबंध ना हो, लेकिन जो उनकी उम्र है उसके हिसाब से इस उम्र में मोतिया भी डेवलप हो जाता है, जिसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। तो जो ये सिम्टम्स बता रहे हैं, आपकी लाइट जो फैल जाती है उसके 4-6 दिख जाती हैं, तो कई बार जब सफ़ेद मोतिया शुरू होता है तो ऐसा हो सकता है। तो उनको तो एक बार दिखाना चाहिए किसी आँख के डॉक्टर को, और वो आपको बता देंगे कि उसमें सफ़ेद मोतिया है या कोई और इशू तो नहीं है। घुटनों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, नहीं, घुटनों के लिए क्या दवाई भी ले रहे हैं कुछ आप? नहीं, दवाई पहले चालू थी, अब तो बंद हो गई। 4 महीने हो गए ऑपरेशन कराए हुए। हाँ, तो अभी तो दवाई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई ऐसा कोई सीधा संबंध होगा इस चीज़ का। पर फिर भी ये कि देख के पता चलेगा, वो जो आँख के डॉक्टर हैं आपका इलाज कर लेंगे, चेकअप कर लेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकें। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। हेलो। नमस्कार। प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं रोमा बात कर रही हूँ पटियाला से। हाँ जी रोमा जी, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, मैंने पूछना है हम अपने आईज को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? आईज का इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा शरीर है उसमें नेचुरल एबिलिटी होती है अपने आप को मेंटेन करने की, तो उसमें लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये है। तो उसमें ये है कि इसमें किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ ना करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा नज़दीक का काम कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा करते हैं, तो उससे थोड़ा सा आंखों में स्ट्रेन बन जाता है। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स करिए। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हैं या मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं, तो इन बिटवीन रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो उसमें ही आप मान लीजिए कि आप 20 मिनट तक काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट उसमें बीच में इधर उधर देख लीजिए, जो आपकी एकोमोडेशन है उसको थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। दूसरा होता है कि आप थोड़ा अपना जो खान पान है वो ठीक रहे, आपकी न्यूट्रिशन ठीक होनी चाहिए, उसमें जो एक बैलेंस डाइट हो, उसमें हरी सब्जियां, विटामिन्स वगैरह सारा कुछ रहे। अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है अगर वो हेल्दी है, तो आँखों में अपने आप ही उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी है कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो उसका ठीक टाइम पे उसका इलाज करें, क्योंकि उनका असर बाद में आँखों के ऊपर पड़ सकता है। तो आँखों के लिए यही है कि अगर कोई दूसरी भी चीज़ है, अगर कोई दवाइयाँ लेते हैं, तो अगर कोई लंबी टाइम तक अगर आपको कोई दवाई लेनी पड़ रही है, तो उसके लिए भी जो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं उनसे भी कंसल्ट कर लें, एक बार पूछ लें कि उनका आँखों से कोई बुरा असर तो नहीं पड़ने वाला। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो
कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ डाइट में डॉक्टर साहब कुछ स्पेशल आई के लिए कोई नहीं, ऐसा स्पेशल नहीं होता। उसमें यही है कि जो उसमें बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें हर चीज़ होनी चाहिए, खासकर जो मल्टीविटामिन टाइप है उसमें फल सब्जियां, हरी सब्जियां या जो दूसरे फल फ्रूट हैं वो सारा। अब जैसे आजकल फेस्टिवल्स हैं डॉक्टर साहब, तो स्मोक वगैरह बहुत हो जाएगी अब जैसे दिवाली में एनवायरनमेंट में, मतलब कि उस दौरान हम अगर बाहर निकलते हैं तो कुछ प्रोटेक्शन अपने आइज को हम रख सकते हैं किसी चीज़ के साथ? उसमें आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी आंखों में इरिटेशन हो जाती है इन दोनों में कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो जैसे पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी वो अपने आप चली जाती है। आमतौर पर कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती। वॉश करें डॉक्टर? लेकिन अगर वॉश फ्रेश वाटर से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है, कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर्स की सलाह लेके कुछ इसमें लुब्रिकेंट, कुछ आई ड्रॉप्स लगा के फिर हम ये जो है क्रैकर्स वगैरह करें। नहीं, अगर क्रैकर्स करने हैं उसके लिए तो प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। तो वो बिल्कुल उसके लिए तो अगर प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा रहे हैं बड़ी अच्छी चीज़, वही अच्छी बात है। लेकिन इन जनरल जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, उनसे दूर रहें, ध्यान से चलाएं। रोमा जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। अपनी पहली चर्चा पर वापस आते हैं, जहां हम दिवाली पर पटाखे चला रहे थे। और पटाखे बहुत सीमित तौर पर चलाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस समय क्या करना चाहिए? उसमें सबसे पहले तो यही है कि आप, अगर आपको लगता है कि आँख में कुछ गिर गया है या चोट लग गई है, तो हॉस्पिटल ही दिखाना चाहिए। आँखों के हॉस्पिटल जाएं। हमारी इमरजेंसीज दिवाली वाले दिन खुली होती हैं, क्योंकि आँखें काफ़ी डेलिकेट होती हैं और इसमें अगर कोई केमिकल भी अंदर गया है तो वो बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। उस टाइम पे हो सकता है ज़्यादा ना हो, लेकिन बाद में वो केमिकल आँख के अंदर डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए फिर उसको क्लीन करना होगा, केमिकल को निकालना होगा। आँखों को वॉश करते हैं हम लोग, या डिपेंड की उसमें क्या है अंदर या और कितनी चोट लगी है। तो उसका जो असेसमेंट है उस टाइम पे अपने आप में करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आंखों में पानी निकलेगा, थोड़ा दर्द होगी, आप आँख को खोल नहीं पाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो सीधा हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में फिर उनका निदान करवाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इन दिनों, दिवाली के दिनों में पीजीआई में क्या खास इंतज़ाम किए गए हैं इन इमरजेंसीज को देखते? इसमें पीजीआई में जी हर साल हम लोग दिवाली के आसपास, कोई भी जब त्यौहार इस तरह के आते हैं, जब होली आती है, तब भी हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो उसमें हमारी टीम बाकायदा 24 आवर्स ड्यूटी पे होती है। पूरी टीम वहाँ पे रहती है, 24 आवर्स अवेलेबल होती है। ये हम दिवाली के हमेशा होते हैं, लेकिन दिवाली के आसपास हम थोड़ा ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं। तो उसमें ये होता है कि उसमें जो भी चाहिए उस टाइम की जो सप्लाईज़ हैं वो हम पहले से मेंटेन करके रखते हैं। हमें अंदाज़ा रहता है कि अब दिवाली है तो इस तरह का कोई इंजरी आ सकती है, तो उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए वो सारा रखते हैं वहाँ पे। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंजरी सीरियस होती है, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, तो हम अपने ऑपरेशन थिएटर्स भी उन दिनों अवेलेबल होते हैं हमारे, और उसके लिए जो एक टीम अलग से बना के रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, उस दिन क्या अगर किसी मरीज़ को आना हो तो वो जनरल इमरजेंसी में आएगा कि कोई स्पेसिफिक आई इमरजेंसी है? हाँ, वो आई इमरजेंसी में ही जाना चाहिए। एडवांस आई सेंटर में जैसे हम लोग हैं तो वहाँ पे जाना चाहिए, या किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी जहाँ पे आई डिपार्टमेंट है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को चोट लगती है, हम चाहेंगे कि ना लगे, दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जाए, सभी लोग ग्रीन दिवाली मनाएं, ऐसे पटाखे का ना इस्तेमाल करें जिससे कोई आंखों को डर हो या किसी जलने का डर हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए? हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? आई थिंक इसमें जहाँ तक आँख का मामला है, फ़र्स्ट एड थोड़ा बहुत लिमिटेड हो जाती है। हाँ, अगर आपके आँख के बाहर कोई चीज़ है, जैसे आप कोई पटाखा लग गया, उसके बाद कोई उसका कोई मटेरियल बाहर लगा, तो उसको आप जेंटली धीरे से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आँख के अंदर का जब तक पता ना चले कि उसमें है क्या, उसमें कुछ करना नहीं चाहिए, उसमें सीधा फिर डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। तो क्या आँख के ऊपर कुछ पट्टी या कुछ रख के या आँख में छींटे डाल के फिर आना चाहिए कि सीधा? नहीं, छींटे नहीं डालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थोड़ा सा उसको कवर कर सकते हैं, वो भी स्टेराइल उसके साथ। जो पट्टी भी करेंगे तो वो एक स्टेराइल होना चाहिए, अदरवाइज उसी से इन्फेक्शन हो जाएगा। जब तक नहीं पहुँच जाते तब तक उसको आँख को प्रोटेक्ट करना है फर्दर इंजरी से, तो उसके लिए आप कोई पट्टी कर सकते हैं या कुछ उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो साफ़ होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आम तौर कोई भी इंसान की आँख में जब कुछ होता है तो रिफ्लेक्सिवली उसका हाथ आँख पर जाता है और वो आँख मलने लगता है, इसको कैसे रोका जाए? बिल्कुल, उसको अवॉइड करना है मलने से, क्योंकि अगर थोड़ा सा कोई कांच का टुकड़ा या कोई मिट्टी का कण अंदर चला गया, हम मलेंगे तो फिर वो सारा आँख को वो और भी ज़्यादा खरोंच लगा देगा उसके अंदर, तो उसको अवॉइड करना है।
डॉक्टर साहब, ये तो हुआ दिवाली और दिवाली से किस तरह बचा जाए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि सबकी दिवाली बहुत खुशी से मनाई जाए, पटाखे ना चलाए जाए और कोई ऐसी इंजरी ना हो। अब हम बात करेंगे और छोटी छोटी ऐसी समस्याएं जो आंखों में आती हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि इसका क्या किया जाए। आजकल की जनरेशन, बहुत से यंगस्टर्स बहुत से समय कंप्यूटर पे बैठते हैं, मोबाइल पर काम करते हैं, तो उनको बहुत बार सुना है कि वो कहते हैं कि हमारी आंखें ड्राई हो गई हैं, सूखा सूखा लग रहा है। तो इसमें क्या करें? उसमें ऐसा होता है क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, कोई कंसंट्रेट होकर काम कर रहे हैं, और जो यंग लोग हैं वो वीडियो गेम्स वगैरह भी ज़्यादा प्ले करते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उस चीज़ पे। और जब आदमी किसी काम पे फोकस कर रहा होता है ज़्यादा, तो कंसंट्रेट कर रहा होता है, तो ब्लिंक कम करते हैं, उनके ब्लिंक रेट कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जो टेयर फिल्म है जो आँख के फ्रंट में रहती है, कॉर्निया के ऊपर रहती है, उसको लुब्रिकेट करके रखती है, वो ड्राई हो जाती है। और उससे ड्राई होने से जो कॉर्निया के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो प्रिकॉशन उसमें यही है कि वो ड्राई ना होने दें। इसका मतलब ये है कि अगर आप लंबे टाइम तो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें। तो हर 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड के लिए ब्रेक ले लीजिए, तो उससे वो जो है वो थोड़ा कॉन्शियसली ब्लिंकिंग का थोड़ा रखें। वो थोड़ा मुश्किल होता है कि जब काम करें तो आप भूल जाते हैं, वो एक नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है, लेकिन वो भी एक ध्यान में रखें कि आप ब्लिंक कम करते हैं, इसलिए ये भी थोड़ा होता है। तो थोड़ा ब्लिंक करते रहें, और बेस्ट है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें बीच में। हर 20-25 मिनट के बाद आप 10-15 सेकंड के लिए ब्रेक लेके इधर देख लें और दोबारा से काम करें। तो डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में आंख में कुछ डालना भी चाहिए अगर कोई बहुत समय तक कंप्यूटर के सामने बैठा है? जी हाँ, हम उसमें लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रेकमेंड करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रॉप्स भी हर तरह तरह की होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रॉप जो हर आदमी के लिए सूट करे। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिम्टम्स हैं, तो किसी डॉक्टर से चेक करवा के उसके बाद फिर जो भी वो रेकमेंड करें वो वाली ड्रॉप लीजिए। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से लोगों में आंखें कमज़ोर होना, किसी को दूर का दिखना कम हो जाता है, किसी को नज़दीक का यानी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो क्या इनसे बचा जा सकता है या एक्सरसाइजेज से इनको ठीक किया जा सकता है? इसको एक्सरसाइज से तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अब ज़्यादा से ज़्यादा समस्या आ रही है कि बच्चों में चश्मे का जो नंबर लगता है उनका नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इसमें इसका ये देखा गया, इसका एनवायरनमेंट के साथ संबंध है। और एनवायरनमेंट का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे बच्चे इंडोर्स रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम है, नज़दीक का काम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेंगे, होमवर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि उसके साथ इसका संबंध है। तो उसके लिए कि हर रोज़ बच्चों को थोड़ा सा आउटडोर में जाना, बाहर खेलना ज़रूरी है। बिल्कुल छोटे कमरे में रहेंगे या अपने कन्फाइंड स्पेस में रहेंगे और काम करेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ है ये इसको इंड्यूस करती है, तो मायोपिया उसके बढ़ जाता है। तो इसके लिए और भी तरीके हैं, मेडिकल तरीके हैं, लेकिन वो जनरल पब्लिक के लिए तो यही होगा कि ये बच्चों को थोड़ा बाहर निकालें और ख़ुद भी बाहर निकलें थोड़ा, ताकि वो जो एक ब्रेक हो जाए वो साइकिल। डॉक्टर साहब, ये कोविड के माहौल में पिछले 1.5 साल से जब सभी स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंप्यूटर के सामने रहे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चली, तो क्या आपने पाया कि इस दौरान लोगों की ऐनकें बढ़ी और आंखें कमज़ोर हुई? मुझे लगता है ज़रूर बढ़ी होंगी। हालांकि इसका जो अब डाटा तो निकल के आएगा टाइम के साथ कि कितना हुआ, पर वो एक रिस्क फैक्टर ज़रूर है। और कोविड के टाइम पे लोगों का बाहर जाना कम है और सारा ऑनलाइन हो गया, तो इसका असर तो होगा। डॉक्टर साहब, आजकल एक लेसिक सर्जरी की जहाँ पे वो सर्जरी करते हैं फिर ऐनक उतर जाती है, ये क्या है और क्या करवानी चाहिए और इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में? इसमें होता है कि जैसे मायोपिया के लिए आमतौर पे की जाती है ये, तो मायोपिया में का मतलब ये होता है कि जो आपका जो आँख का जो फोकस करने वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसकी पावर है, उसकी पावर को कम करना होता है। तो उसमें जो लेज़र से जो कॉर्निया है, जो फ्रंट वाला जो सफ़ेद जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है आँख का सामने वाला ब्लैक पोर्शन जो दिखता है, उसकी जो पावर है उसको हम लेज़र से चेंज कर देते हैं। तो उसमें जो टिश्यू है बेसिकली उसको लेज़र से थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं और उसको मोल्ड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है और उससे फिर जो फोकस है आँख का वो बेटर हो जाता है। तो दूसरा सवाल ये है कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसा कोई जनरलाइज रूल नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी की आंख डिफरेंट होती है और उसका कारण क्या है वो भी देखना पड़ता है। और लेज़र करने के लिए जो
क्योंकि इसमें आप टिश्यू को हैंडल कर रहे हैं, लिविंग टिश्यू जो वैसे नॉर्मल है, अदरवाइज उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसको आप हैंडल कर रहे हैं। तो उसमें पहले देखना पड़ता है कि कोई और ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो लेज़र करने के बाद और ख़राब हो जाए, तो वो सारा पहले देखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि लेज़र करेंगे और अगर आपका नंबर चेंज हो रहा है, जैसे आज अगर हमने लेज़र कर दिया, आज ठीक कर दिया, लेकिन अगर आपका नंबर चेंज हो रहा है तो कुछ दिनों बाद, महीनों बाद वो फिर चेंज हो जाएगा, तो फिर आप उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नंबर स्टेबल होना चाहिए, कि यह नंबर अगर 4-5 साल तक, एटलीस्ट 3 साल तक अगर वो चेंज नहीं हुआ है, तभी इसके बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नंबर बदल रहा है तो फिर इसको नहीं करेंगे। तो ये बड़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो लेज़र करते हैं, उससे पहले सारा कुछ देखा जाता है, उसके बाद ही रिकमेंडेशन होती है कि करना है या नहीं करना है। तो इसका कोई सीधा नहीं है कि सबको करना है या सबको नहीं करना है, ऐसा नहीं। तो ये वहाँ होता है जहाँ आप दूर का कुछ ऑब्जेक्ट देखने में आपको समस्या जी, दूर के लिए होता है। तो यहाँ मुझे लगा कि जिनको नज़दीक का देखने में समस्या आती है, क्या वो केवल बड़ी उम्र में होता है कि किसी भी उम्र में हो सकता है? वैसे तो छोटी उम्र में भी हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया, तो उनको भी, क्योंकि वो शुरू में तो वो कंपनसेट कर लेते हैं कि जो आँख की इतनी पावर होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर उनको भी नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको दोनों की ज़रूरत पड़ी, नज़दीक के लिए भी और दूर के लिए भी। लेकिन आम तौर पे ये जो बड़ी एज में होता है 40-45 ईयर्स के बाद ही शुरू होगा, तो उस टाइम पे आपको नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि जो आँख की जो एकोमोडेशन वाली जो पावर है, जो दूर और नज़दीक को एडजस्ट करने का लिए, वो तब तक वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आया कि जो लेसिक सर्जरी के बाद, क्या फिर उसके बाद आँख पूरे समय के लिए ठीक हो जाती है कि कुछ सालों के बाद फिर से हो सकती है? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर तो इंडिकेशन सही है, जैसे आपका मायोपिया स्टेबल है, फिर तो वो हमेशा के लिए ठीक होना चाहिए, थ्योरेटिकली हमेशा के लिए ठीक होना चाहिए। लेकिन विद टाइम थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता। और आमतौर पर हम यही कहते हैं कि ये ठीक है, हमेशा के लिए ठीक रहता है। और डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, बीच बीच में बात में जिक्र हुआ था कि इन दोनों की वजह से भी आंखों पर बहुत नुकसान होता है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसमें? जी, आजकल डायबिटीज़ का बहुत ज़रूरी है उसके बारे में बात करना, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनमें डायबिटीज़ पिछले कुछ दशकों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है उसका, और उसकी वजह से जो आंखों की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ी है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये तो बड़े सारे जो हमारे अंग हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। वो किडनी को इन्फेक्ट कर सकती है, हार्ट को कर सकती है, जो हमारी धमनियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको इफ़ेक्ट करती है, और आँख में भी, आँख की जो रेटिना है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। तो उसमें डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो आँख की जो सर्कुलेशन है, रेटिना की जो ब्लड सप्लाई जो चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं हो पाती अच्छे से, और क्योंकि जो आर्टरीज बदल जाती हैं, कई बार वो बंद हो जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर आँख के अंदर थोड़ा ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ एरियाज है जहाँ पे सप्लाई नहीं है, तो वो वहाँ पे फंक्शन कम हो जाएगा, वो रेटिना काम नहीं करेंगी, और अल्टीमेटली वहाँ पे फिर और कॉम्प्लिकेशन उसकी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल आँख, नज़र बिल्कुल जा भी सकती है। तो इसलिए डायबिटीज़ के बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है उनको आँखों का रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें डायबिटीज़ की भी डिफरेंट किस्में होती हैं, पर इन जनरली स्पीकिंग अगर आज डायबिटीज़ का डायग्नोसिस किसी को हुआ, किसी को पता चला है, तो उस टाइम पे एक आंखों का चेकअप भी साथ में करवाएं उसी टाइम पे, ताकि पता रहे कि उसमें डायबिटीज़ का असर है आंख में या नहीं है। तो डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, अगर कंट्रोल है। और परसों दिवाली है, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। लेकिन एक छोटी सी सुझाव है आप सभी के लिए, मीठा ना खाइएगा अगर आपको डायबिटीज़ है। दिवाली खूब प्यार से मनाइएगा, पटाखे ना चलाइएगा। और इस मौके पर डॉक्टर साहब, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? सभी श्रोताओं को दिवाली की शुभकामनाएं, और जैसे आपने बताया वो अपना प्रिकॉशन रखें और दिवाली मनाएं, त्यौहार मनाएं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान के साथ मनाएं। दिया जलाएं, लेकिन पटाखों से बचें, और दिया जलाएं, धूप बत्ती, अपना प्रेयर जो भी करते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारें, लेकिन पटाखों से थोड़ा सा दूर रहें। तो इसी के साथ फिर से शुभकामनाएं सबको दिवाली की। डॉक्टर एस पांडव, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने आंखों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे सहयोगी रविंदर ठाकुर ने। नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं। FM लाइफलाइन।